हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 12 मई को। इसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर डन? पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 में। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अला रखा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अला रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, अला रखा का संबंध है तबला से। तबला वादक थे ये। उस्ताद अला रखा कुरैशी, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1919 को हुआ था और जिनका डेथ हुआ था 3 फरवरी सन 2000 में, अला रखा के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ केरला? केरला के नव वर्ष के पर्व का नाम क्या है? दोस्तों, केरला के नव वर्ष के पर्व को विशु कहते हैं। विशु विशु केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन होता है। यह मलयालम महीने के मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। केरल में विशु उत्सव के दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है। और ऐसे ही एक त्यौहार है ओणम। ओणम एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो आमतौर पर अगस्त सितंबर के बीच आता है और 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में ओणम को राज्य का त्यौहार माना जाता है। यानी कि केरल का 2 त्यौहार हो गया, एक नववर्ष वाला विशु और दूसरा एक ओणम। याद रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर कार्ड? फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, फूल के आंतरिक भाग को कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का सबसे भीतरी भाग होता है। यह फूल का मादा भाग है। पुंकेसर पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। पंखुड़ी पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है जो इसे एक अनोखा आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दप्पू डांस इज ए डांस परफॉर्म बाय द ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? दप्पू नृत्य किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दप्पू नृत्य। दप्पू नृत्यम आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। इस नृत्य रूप ने अपना नाम एक साधारण ताल वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि से अर्जित किया है, एक तंबूरा जैसा ड्रम जिसे दप्पू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द इंडियन कैप्टन इन न्यूजीलैंड T20 सीरीज इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय कप्तान कौन थे? दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज थी 2022 में नवंबर में, उसके कप्तान बनाए गए थे हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है, अंडर द LPG सब्सिडी स्कीम द गैस सब्सिडी इज सेंट बाय व्हिच मिनिस्ट्री? LPG सब्सिडी योजना के तहत गैस सब्सिडी किस मंत्रालय द्वारा भेजी जाती है? दोस्तों, जो LPG सब्सिडी योजना है, इसके तहत जो गैस सब्सिडी भेजी जाती है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज मेंशन्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1956 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। बधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच रीजन इज द ओजोन लेयर फाउंड? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द आयरन पिलर लोकेटेड? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली के महरौली में। वर्तमान में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। लौह स्तंभ 16 इंच व्यास वाली 23.8 फीट ऊंची संरचना है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1773 एंड 1785?
वर्ष 1773 से 1785 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। 1750 में वह एक क्लर्क के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्रार्थना समाज स्टेबलाइज्ड? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। बम्बई में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी समाज प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सुप्रीम कोर्ट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 24 में है सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who was the only qualified Indian sports person for Winter Olympics 2022? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का एकमात्र क्वालिफाइड भारतीय खिलाड़ी कौन था? दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है आरिफ खान। जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड्स बॉर्डर रोड्स इन इंडिया? भारत में सीमा सड़कों का निर्माण कौन करता है? दोस्तों भारत में सीमा सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO शॉर्ट में कहते हैं, उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 7 मई 1960 को की गई थी। यह संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व रखरखाव का कार्य करता है। इसके अलावा इस संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क और काबनी वन्यजीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री कॉल्ड? देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को क्या कहते हैं? दोस्तों देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को उत्पाद शुल्क कहते हैं। उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर्ड? जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व मापते हैं हम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं उस हिसाब से मापा जाता है जनसंख्या घनत्व। और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन टीचर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका थी फातिमा शेख। फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षिका थी जो सामाजिक सुधारकों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द क्रिएटर ऑफ पद्मावत? पद्मावत के रचनाकार कौन है? दोस्तों पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे जो मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते हैं। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहा जाता है। क्वेश्चन है, हु इज द प्लेयर विद द मोस्ट मेडल्स इन द ओलंपिक्स?
ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स पूर्व महान अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स 28 ओलंपिक पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन हैं। अविश्वसनीय रूप से उनके पास 28 टोटल मेडल में से 23 स्वर्ण पदक हैं, जो एक पुरुष एथलीट द्वारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पद्म भूषण अवार्ड गिवन टू रुक्मिणी देवी अरुंडेल? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1956 में। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिनका जन्म 29 फरवरी 1904 को और इनकी डेथ हुई थी 24 फरवरी 1986 को, ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल सिटी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर्स ट्रिब्यूटरी? लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? दोस्तों, एक नदी थी भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे बसा था ये लोथल नगर, लेकिन भोगवा नदी ये उपनदी थी साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी के जो उपनदी थी भोगवा नदी, उसके किनारे बसा था लोथल नगर। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनीअट्टम का प्रथम संदर्भ माजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया। एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य कला शैली है। केरल की शास्त्रीय नृत्य कला शैली है कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सरनेम ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था? दोस्तों, सरोजिनी नायडू का उपनाम था भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनकी कविताओं ने उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्परर? बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों, बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था और 14 फरवरी 1483 को सर्वप्रथम बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल में पदवी धारण की थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? ENSO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ENSO का फुल फॉर्म होता है अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन, यानी कि अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पानी के तापमान में परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल इज? नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा किसकी है? दोस्तों, नारियल के तेल में प्रमुख जो वसा अम्ल है उसमें प्रमुख मात्रा होती है लॉरिक अम्ल की। नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा लॉरिक अम्ल है, जो 47% होती है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल डैम इज ऑन व्हिच रिवर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों, ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स इंटरवल्स आर द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? शीतकालीन ओलंपिक कितने समय अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में लेकिन 2 वर्षों में अलग अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की गई? दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लॉस्की और कर्नल ओलकोट ने की थी। 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, के पास अडयार में स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, 1907 से लेकर 1933 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एयर इज हीटेड एंड कोल्ड? हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? दोस्तों, हवा गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड 1000 रन्स इन अ ईयर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? दोस्तों, भारत के एकमात्र प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाया है। सूर्य कुमार यादव भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऋतु संहार? ऋतु संहार के लेखक कौन है? दोस्तों, ऋतु संहार के लेखक हैं कालिदास, महाकवि कालिदास हैं ऋतु संहार के लेखक। कालिदास के द्वारा कुल 7 काव्य ग्रंथों की रचनाएं की गई, जिनमें 3 नाटक रूप अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम और 2 महाकाव्य थे रघुवंशम और कुमार संभवम और 2 खंड काव्य थे मेघदूतम और ऋतु संहार। ये सभी आप याद रखिएगा, आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 5 तो आप जरूर याद रखिए कि कालिदास की ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, छठ पूजा त्यौहार ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। छठ एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि वे पृथ्वी पर जीवन की सर्वश्रेष्ठताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दें। प्रसिद्ध छठ पूजा के दौरान देवी की पूजा की जाती है, जिसे छठी मैया, सूर्यदेव की जो पत्नी है उषा के नाम से भी जाना जाता है और इसे छठी मैया के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 60 साल। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वित्त योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच सिख गुरु? गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, गुरु पर्व मनाया जाता है गुरु नानक की जयंती पर। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। हर साल गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को होती है। यह 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक के जन्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिश फार्मिंग इन स्पेशली मेड पॉन्ड्स एंड पॉन्ड्स कॉल्ड? विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको कहते हैं मत्स्य पालन या पिसीकल्चर। मछली के पालन तथा प्रजनन हेतु कृत्रिम रूप से तालाब या जलाशय बनाकर इनका विकास करना पिसीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ प्लांट सेल? पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता कोशिका भित्ति। एक पादप कोशिका सभी पौधों की मूल इकाई है। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है। इसमें अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक बड़ा रिक्तिका है।
पशु कोशिकाओं के विपरीत पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के आसपास एक कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका भित्ति क्या है? यह कोशिका का पावर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रबर कॉल्ड? प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण। यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, यक्षगान है कर्नाटक का लोक नृत्य। यक्षगान की कला का जन्म कर्नाटक के दक्षिण केनरा जिले और केरल के कासरगोड जिले में हुआ था। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अटॉर्नी जनरल? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। भारत के महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टाइल वाज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल बिल्ट? दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण नागर शैली के अनुसार किया गया था। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द रेपो रेट ऑफ बैंक्स? कौन सी संस्था बैंकों के रेपो रेट को निर्धारित करती है? दोस्तों, बैंकों के रेट को निर्धारित करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की जाती है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 और 26 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस डबल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2022? फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, पुरुष युगल का खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। ये दोनों भारतीय हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। राफेल नडाल ने फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर 2022 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है, पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। और ईगा स्वेतेक ने फाइनल में कोको गॉफ को हराकर 2022 का फ्रेंच ओपन में महिला एकल टेनिस का खिताब जीता है। आपके लिए फ्रेंच ओपन 2022 से यही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पुरुष युगल का, क्योंकि ये भारतीय जीते थे इसलिए ये पूछ लिया आपसे, और दूसरा पूछ सकता है कि इसमें पुरुष एकल का और महिला एकल किसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन से देना था, तो आइए जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके अलावा अगर ऑप्शन में चौथा कोई अलग से रहा हो तो वो आपका राइट आंसर होता। आंत्र ज्वर, ये बैक्टीरियल रोग है।
टाइफाइड जिसे बोलते हैं, तपेदिक या राय अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, लिप्रोसी, निमोनिया, ये सभी हैं जीवाणु जनित रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आई टू हैड ए लव स्टोरी? आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक कौन है? दोस्तों, आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक हैं रविंदर सिंह। रविंदर सिंह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के भारतीय उपन्यासकार व लेखक हैं। उनका जन्म उड़ीसा राज्य के बुरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों, लच्छू महाराज का संबंध था कथक नृत्य से। कथक नृत्य से संबंध था लच्छू महाराज का। लच्छू महाराज, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1944 को बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2016 को, भारत के जाने माने तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मेड गवर्नर बाई इल्तुतमिश आफ्टर कनकरिंग बदायूं? इल्तुतमिश ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? दोस्तों, गवर्नर बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप डज द लेटर एच बिलोंग टू इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में अक्षर एच कौन सा समूह है? दोस्तों, समूह फर्स्ट ए में है एच। एच फॉर ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। आवर्त सारणी का समूह 1A क्षार धातुएं हैं। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। हाइड्रोजन परमाणु, जिसका प्रतीक H है, एक नाभिक द्वारा धनात्मक आवेश और एक इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसका परमाणु भार 1,797 ग्राम प्रति मोल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप इन द व्हिच स्टेट? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पिटक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में किस पिटक में जानकारी मिलती है? दोस्तों, इसकी जानकारी मिलती है विनय पिटक में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू व्हिच कैलेंडर? लोसार त्यौहार किस कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, ये तिब्बती कैलेंडर है, लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश नए साल का त्यौहार है जो लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू चोटी। संदकफू चोटी 3780 मीटर ऊंची है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। सिक्किम के उत्तर में पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। दूसरी और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां क्रमशः पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत में स्थित K2 और कंचनजंगा है। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर K2 है जो पीओके में स्थित है और तीसरे नंबर पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रिबलिंग स्किल इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ड्रिबलिंग कौशल संबंधित है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग गेंद को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। यह एकमात्र कानूनी तरीका है कि कोई खिलाड़ी चलते या दौड़ते समय गेंद को अपने कब्जे में रख सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों ये भाषा है बंगाली। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोली जाती है, यानी कुल जनसंख्या का 8.03%। 2011 के जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% जो बोली जाती है। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया है, और ये कैसे? 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पास्ड? मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो यूरोप और अमेरिका के बीच दोस्तों अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @examideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।